नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक की खास पॉलिटिकल शो में। सियासी दंगल शो का नाम है और हर हफ्ते जो बड़ा मुद्दा होता है राजनीतिक, उस पर बात होती है। तो इस पूरे हफ्ते ही एक मुद्दे की बड़ी चर्चा रही। मुद्दा तो काफ़ी पुराना था, उसका जो है मीडिया में चर्चा उसकी काफ़ी दिन बाद शुरू हुई। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 18 जून को अपनी बेटी, जो नायब सैनिक कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके चंडीगढ़ आवास पर एक डिनर दिया जिसमें कुल 12 विधायक शामिल होते हैं, जिसमें 11 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, एक विधायक कांग्रेस पार्टी से। और फिर इसके बाद हलचल मच जाती है प्रदेश की राजनीति में, तमाम तरह के कयास लगाए जाते हैं और सवाल उठने लगते हैं कि इस डिनर के पीछे का मकसद क्या था, क्यों कुछ लिमिटेड लोगों को बुलाया गया। सब अपनी अपनी थ्योरी जो है वो पेश करते हैं और जब मामला ज़्यादा बढ़ता है तो फिर राव इंद्रजीत सिंह को खुद आगे आकर इस पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ती है। वो इस डिनर को एक सामान्य मुलाकात बताते हैं और कहा कि इसमें कुछ भी इस तरह की चर्चा नहीं हुई थी, राजनीतिक तौर पर जो है इसका महत्व नहीं निकाला जाना चाहिए, तमाम तरह की वो बात करते हैं। लेकिन क्यों राव इंद्रजीत सिंह ने ये डिनर आयोजित किया, क्यों उनको फिर आके आकर सफाई देनी पड़ी, क्योंकि इस तरह की उनकी कार्यशैली रही नहीं है कि वो किसी मामले पर बवाल हो तो फिर आगे आकर सफाई दे। तो इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं एनजेपी हरियाणा के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार महेश वैद्य जी। महेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा तक पर। जी, धन्यवाद। तो आपने पूरी जो है टाइमलाइन देखी है महेश जी इस इवेंट की, और 18 जून की वो डिनर, उसके बाद उसकी खबरें ब्रेक होती हैं, फिर उस पर चर्चा होती है और फिर राव इंद्रजीत सिंह सफाई पेश करते हैं। आपको क्या नजर आया था जब तक राव साहब ने सफाई नहीं दी थी, और उनकी सफाई को भी डिकोड करिए कि फिर उन्होंने जो सफाई दी है उससे क्या समझा जाए। देखिए, पत्रकार की नजर से देखे तो राव इंद्रजीत सिंह ने सफाई दी है, क्योंकि जिनको नहीं पता दूर बैठे वो इसे सफाई मानेंगे। असलियत ये है कि मेरी तो जानता हूं, हम लोगों को जब सूचना मिली कि राव इंद्रजीत सिंह अपने रेवाड़ी रेजिडेंस पर मौजूद हैं, तो हम लोगों की जिज्ञासा थी कि डिनर डिप्लोमेसी को लेकर के उनसे बात करें, भगवानपुर के धरने को लेकर के बात करें। जब मैं वहां पहुंचा था और मेरे साथ मेरी साथी शैली शर्मा भी थी, जब हम वहां पहुंचे थे तो 4-5 पत्रकार साथी वहां पर मौजूद थे। हमने आग्रह किया तो हमको भी एंट्री मिल गई। तो राव साहब ने कहा कि भाई सारे एक साथ ही कर लो बात, जिनको जो बात करनी है, तो रूटीन में। तो राव साहब ने कहा कि यार पहले मैं अपनी बात कह देता हूं, मैं जानता हूं आप सब लोग क्या पूछना चाहते हो। तो उन्होंने एकदम, जो अब सफाई शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हो, उन्होंने जो हमारे सवाल थे उनके जवाब अपने आप ही एक एक करके उन्होंने दे दिए। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये जो चर्चाएं चल रही है ये मीडिया की उपज है, डिनर डिप्लोमेसी को लेकर के ऐसा नहीं था जैसा समझा जा रहा है। डिनर डिप्लोमेसी को उन्होंने कमल सखी नाम के आयोजन से जोड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, और आप गृह प्रवेश कह सकते हो उनकी बेटी का, कैबिनेट मंत्री आरती राव के गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर उन्होंने अपने कुछ साथियों को, दक्षिण हरियाणा के विधायकों को आमंत्रित किया। उन्होंने यहां तक उसको जोड़ करके बात को समाप्त कर दिया, इसको सामान्य बता दिया। लेकिन जहां तक पत्रकारिता का दृष्टिकोण है, आप जो जानना चाह रहे हो, महेश वैद्य की राय में ये सामान्य घटना नहीं है। राव जी। इंद्रजीत सिंह की बेटी के आवास पर 12 विधायकों का जुटना, अगर ये सामान्य होता तो वो 12 से ज्यादा दक्षिण हरियाणा के राव नरवीर सिंह को भी निमंत्रण जा सकता था। लेकिन उन्होंने अपने सामाजिक दायरे में जो टच वाले हैं, राजनीतिक दायरे में जो टच वाले हैं, अपने फेवर वाले जिनको वो समझते हैं, उन विधायकों को आमंत्रित किया और उन विधायकों के साथ डिनर किया। डिनर बेशक सामान्य हो सकता है, लेकिन इस डिनर के भीतर जरूर ऐसी खिचड़ी जरूर पकी होगी जिसे राजनीतिक खिचड़ी कहा जा सकता है। इसकी वजह यह है क्योंकि मीडिया में धन्यवाद रैली के बाद, जो 15 जून के नायब सैनिक की धन्यवाद रैली हुई थी, उसके बाद में जी। बहुत कुछ आया है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी आपने सुनी होंगी, अखबारों में भी सुनी होंगी, और जो चैनल हैं, जो अधिकृत चैनल है, जो यूट्यूबर्स से अलग चैनल है, ऑन एयर है, उन पर भी आपने सुनी होगी। तो राव इंद्रजीत सिंह को लेकर के और नायब सिंह सैनी को लेकर के एक टकराव जैसी खबरें आई, और उन टकराव जैसी खबरों के बीच ये डिनर डिप्लोमेसी वाली खबरें आई। तो दोनों को कोरिलेट करके जब देखा गया तो बखेड़ा तो खड़ा होना ही था, राजनीति में तूफान भी आना था, और वह आया भी। और हकीकत यह है कि राव इंद्रजीत सिंह को जो निशाना साधना था, एक तीर से दो, तीन, चार, वो सारे में कामयाब रह गए। उनको इस बहुत ही हाई लेवल पर उनको कवरेज मिली, इस
पूरे के पूरे प्रकरण में हाई लेवल पर उनको अपनी बात रखने का मौका मिला है, और हाई लेवल पर उनके विधायकों की जो एकजुटता हुई है उसका हाई लेवल पर संदेश गया है। ये है राहुल जी बात। लेकिन महेश जी, राव इंद्रजीत सिंह का ये कहना कि कमल सखी का उन्होंने उदाहरण दिया कि एक कार्यक्रम होता है भाजपा का, ये बात हजम नहीं होती कि राव साहब कब से इस तरह की संगठनात्मक कार्यक्रमों में रुचि लेने लगे और वो इस तरह की पद्धति पर चलने लगे। वो तो हम आपको पहले ही बता रहे हैं, लेकिन राव साहब कूटनीति से चल रहे हैं। अब राजनीति के साथ साथ कूटनीति से चल रहे हैं। राव साहब आमतौर पर इन चीजों पर भरोसा कम करते हैं। वो जो पार्टी लाइन है उसमें पार्टी के तरफ से उनको बुलाया जाता है तो वो चले जाते हैं, लेकिन खुद कोई कार्यक्रम आयोजित करे ऐसा कमल सखी जैसा, वो कम गले उतरता है। हमारे भी कम गले उतरता है। तो कमल, आप ये कह सकते हो कमल सखी के बहाने राव इंद्रजीत सिंह एक मैसेज देना चाहते थे, नायब सैनी को मैसेज देना चाहते थे, और इस मैसेज के पीछे कई कारण हो सकते हैं। मुझे जो लगता है कि निकट भविष्य में आपको लगेगा कि चेयरमैन भी बनने हैं, हरियाणा में पदों का वितरण भी होना है, तो राव इंद्रजीत सिंह चाहते हैं कि देखिए हम जो 10-12-11 लोग हैं, हमको भी बराबर का हिस्सा मिले। इस बात की चिंता सरकार करे। वह शब्दों से नहीं कह रहे, वो सिर्फ सिर गिनवा करके संख्या बल के आधार पर कह रहे हैं। मौन संदेश है, आप ये कह सकते हो। उनका जो संख्या बल की ताकत जो दिखाने का संदेश है वो यही है कि उनको उनका हक मिले। और महेश जी, बात ये भी उठ रही है कि चलिए जी, आपके इलाके के जो लोग हैं, ये खासकर आपके जो ये 2-3 जिले हैं, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, इसके अलावा फिर आपने दादरी से भी लोगों को बुला लिया। जिन 2 विधायकों की सबसे ज़्यादा चर्चा है कि भाई उमेद पातुआस और सुनील सांगवान क्यों गए, वो कौन सा कनेक्शन है, वो समझा दीजिए। देखिए, वो ये कनेक्शन है, आप इन दोनों की पृष्ठभूमि में देखेंगे तो शायद इनमें से एक का तो मुझे कंफर्म है, जिन्होंने राव इंद्रजीत सिंह की सभा करवाई थी, और उस सभा में राव इंद्रजीत सिंह ने उनसे ये गारंटी ली थी कि भाई मेरे साथ रहोगे खड़े, छोड़ के मत चले जाना जो। तो वो उस वादे को निभा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सांसद धर्मवीर सिंह कंधे से कंधा मिलाकर के राव इंद्रजीत सिंह के साथ खड़े हैं। इन दोनों विधायकों की उपस्थिति ये बता रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह अकेले नहीं है, उनके साथ सांसद धर्मवीर सिंह भी है। और ये जो 12 का 11 का जो गठजोड़ है विधायकों का, ये कहीं न कहीं एकजुट है, उतना बिखरा हुआ नहीं है जितना समझा जा रहा है। जब जरूरत होगी तो ये जो दबाव बना करके अपना हक मांगने का काम करेंगे। और हक मांगने के लिए ही है, मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि ये सरकार पर हक मांगने का दबाव बनाने का एक प्रयास है। इसको मैं न बगावत नाम दूंगा, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह इतने वो नहीं है कि उनको इतना ज्ञान नहीं हो कि 4 साल कार्यकाल बचा हुआ है सरकार का, और इस तरह के माहौल में वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। उन्होंने ये काम सिर्फ इसलिए किया है कि कुछ काम करवाएंगे, अपने मिलजुल करके एक योजना बना लेते हैं। और आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई होगी, वो मैं आपको बता दूं, आप उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। आपको ध्यान होगा थोड़ा सा, मानेसर में 7 विधायक, मानेसर में 7 निगम पार्षदों की भाजपा में एंट्री होती है। मुख्य भूमिका उसमें गार्गी कक्कड़ निभाती है, राव नरवीर सिंह निभाते हैं, और जोशी जी निभाते हैं, शायद संदीप जोशी जी निभाते हैं। ये सारे मिलकर के 7 निगम पार्षदों की, मानेसर नगर निगम के पार्षदों की भाजपा में एंट्री कराते हैं। और राव इंद्रजीत सिंह को इसमें विश्वास में नहीं लिया जाता। और राव इंद्रजीत सिंह को इस बात का मलाल है कि न तो पटौदी के विधायक को पूछा गया, जबकि पटौदी विधानसभा का आधा हिस्सा मानेसर नगर निगम में शामिल है, और न ही सांसद होने के नाते उन्हें पूछा गया, जबकि वह जिन्हें चाहते हैं। आप समझ सकते हैं, इंद्रजीत यादव जो मेयर है मानेसर की निर्दलीय, राव इंद्रजीत चाहते हैं कि उनके साथ कुछ और पार्षद भी, वो भी भाजपा में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्हें इसका अवसर नहीं दिया गया। उस बात का मलाल है। तो राव इंद्रजीत सिंह एक संदेश देना चाहते हैं कि यार, मैं किसी से छेड़छाड़ नहीं करता, लेकिन कोई मेरे साथ छेड़छाड़ करता है तो मैं भी चुप कैसे बैठूंगा जो। तो वो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। तो ये संख्या बल निश्चित रूप से दबाव बनाने की रणनीति है। मैं इसे सीधे सीधे कमल सखी से नहीं जोड़ रहा। आप ये कह सकते हो कमल सखी की आड़ लेकर के राव इंद्रजीत सिंह ने अब राजनीति के साथ साथ कूटनीतिक दाव खेला है, और ये कूटनीतिक दाव हक मांगने का है। और उन्होंने साफ साफ कहा भी है कई बार, यार लड़ करके ही हक लिए जाते हैं, ऐसे नहीं मिलता है। तो सारी सारी परियोजनाएं लड़ करके ही तो आई है। जो आपने देखा होगा, सारी परियोजनाओं के पीछे संघर्ष तो करना ही पड़ा है। तो वो चाहते हैं कि भाई सारे के सारे एकजुट रहे हैं। आप
लेकिन इसमें जब कुछ इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि जो ये विधायक मिलने गए थे, इनमें से मीडिया में ऐसी भी खबरें चली कि फिर अगले दिन जो है, या खबर ब्रेक हो गई तो उसके अगले दिन इनको सीएम आवास तलब किया गया, या फिर ये खुद से गए हैं कि जी देखिए हम तो जो है वैसे ही चले गए थे राव साहब के डिनर में और हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है, हम तो सरकार के साथ है या नायब सैनी के साथ है। देखिए राहुल जी, जब आप विधायकों का मन टटोल करके देखेंगे, आपको पता लग जाएगा इन खबरों में दम नहीं है। रूटीन हम्म। में कुछ सांसद या विधायक सीएम ऑफिस जाते ही हैं, किसी को हम्म। काम होगा, उनको जो वहां जाना होगा ही जो है। तो आप इस तरह की जो खबरें आ रही उन्हीं का तो राव इंद्रजीत सिंह ने कल कहा है कि किसी विधायक हम्म। ने नहीं कहा कि मुझे तलब किया गया, ना पार्टी ने उन्हें तलब किया है। सामान्य तरीके से मेरी मीटिंग थी, सामान्य तरीके से मेरा भोज था, सामान्य तरीके का डिनर था, सामान्यतया विधायक शामिल हुए थे, कोई राजनीतिक गुफ्तगू इस तरह की थी ही नहीं। लेकिन आप जानते हैं जब मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चा तो होती ही है जो। तो इस हम्म। बात में कोई संदेह नहीं कि राजनीतिक चर्चा हुई होगी। उसमें संगठित रहने का एक संदेश भी दिया होगा कि भाई मिलजुल करके रहेंगे तो कुछ ना कुछ ले रहेंगे, कुछ ना कुछ हमको मिल जाएगा। तो इस तरह का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उसमें कोई सरकार के खिलाफ बगावत जैसी बात हो, हक मांगने का है। और उसमें किसी हम्म। विधायक से अभी तक मेरी सूचना के अनुसार कोई जवाब तलबी सरकार की तरफ से, सरकार के मुखिया की तरफ से, पार्टी प्रधान की तरफ से किसी भी तरह की नहीं की गई है। और सभी ने इसे अभी तक सामान्य ढंग से लिया है। अंदर खाने बेशक उसको असामान्य लिया जा रहा हो, लेकिन प्रत्यक्ष में सभी ने इसे सामान्य दिखाया है। और जो कुछ विधायकों के नाम लिए जाते हैं कि ये चलिए उस लिस्ट में तो थे जो डिनर के लिए चले गए, लेकिन ये पूरी तरह राव इंद्रजीत के लिए समर्पित नहीं है। जैसे कहा जाता है कि ये भाजपा या आरएसएस या संगठन के आदमी है, मान लीजिए लक्ष्मण यादव का नाम लिया जाता है, या फिर कहा जाता है कि सुनील सांगवान तो जी मनोहर लाल खट्टर के करीबी हैं, उमेद पातुआस जो हैं वो मनोहर लाल खट्टर से उनके डायरेक्ट वो हैं। तो क्या ऐसा लगता है, क्या मुकेश शर्मा का नाम लिया जाता है कि ये लोग तो फिर पार्टी या राव इंद्रजीत में से किसी को चूज करना पड़ा तो मुश्किल हो जाएगी? देखिए राहुल जी, अभी ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आप जो हम्म। पूछना चाह रहे हैं उसका सार ये है, मैं आपसे सहमत हूं। ये 50-50 का मैच है। जो वहां पर विधायक एकत्रित हुए उनमें से आधे ऐसे हैं जो राव इंद्रजीत सिंह अगर दिन को रात कहलवाना चाहें तो वो दिन को रात कह सकते हैं, और आधे ऐसे हैं जो पार्टी लाइन से जुड़े हुए हैं लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के प्रति श्रद्धा रखते हैं। हम्म। लेकिन दोनों में से जब उन्हें एक चुनना हो कि राव इंद्रजीत सिंह चाहिए या पार्टी, तो आज तो ये सवाल इसलिए नहीं उठता कि राव इंद्रजीत सिंह भाजपा से अलग नहीं है। भाजपा और हम्म। राव इंद्रजीत सिंह एक दूसरे के पर्याय हैं, इसलिए अलग अलग नजरिए से नहीं देखते। लेकिन किसी दिन इस तरह की नौबत आए तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, ये 50-50 का मैच है। 50 भाजपा की तरफ चले जाए, 50 राव इंद्रजीत की तरफ चले जाए। ये ठीक वैसे ही है जैसे कांग्रेस को छोड़ करके डॉक्टर बनवारी लाल उस समय आ गए थे, दूसरे नेता आ गए थे जब राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस छोड़ी थी। इसी तरह जो हम्म। आप छोड़ने की ये बातें चल रही है, अब ये सिर्फ काल्पनिक है। बिल्कुल मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, राव इंद्रजीत सिंह पार्टियां नहीं बदलते। कांग्रेस भी उन्होंने 35 साल बाद नाक तक पानी आ गया था तब छोड़ी थी, और भारतीय हम्म। जनता पार्टी जैसे ज्वाइन की थी उन सारी परिस्थितियों को आप जानते ही हैं। वो लंबी रेस के घोड़े हैं, पार्टी नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में, इस तरह की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन पार्टी में रहते हुए एक धड़ा तो बनता ही है। तो राव इंद्रजीत सिंह ने अपना बताया है कि मेरा धड़ा है, मेरे समर्थक हैं, मेरा दायरा सिर्फ अहिरवाल तक सीमित नहीं है। मैं अहिरवाल के बाहर भी उड़ान भरने की क्षमता रखता हूं, चाहे वह धर्मवीर के कंधे के सहारे रखते हो, चाहे दूसरे साथियों के सहारे। मेरी भी हरियाणा में एक अपनी आइडेंटिटी है, अपनी ताकत है। वही एक प्रयास किया था और उस प्रयास में राव इंद्रजीत सिंह कामयाब रहे हैं। महेश जी, इस पूरे मतलब सिनेरियो में अगर हम चौधरी धर्मवीर सिंह की भूमिका को कहीं टटोलने की कोशिश करें कि वो राव इंद्रजीत सिंह के एक मजबूत साथी के तौर पर उनकी क्या राजनीतिक भूमिका मानते हैं कि जब जब राव इंद्रजीत सिंह अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहें या वो कुछ दिखाना चाहें तो उसमें किस कदर जो है धर्मवीर सिंह बैकडोर से मदद करते हैं, या जैसे इस प्रकरण में भी आपने कहा कि वो जो दो विधायक हैं उनमें जो है धर्मवीर सिंह की एक बड़ी भूमिका थी उनको वहां पहुंचाने में? देखिए, जीत का जो आंकड़ा बनता है वो 1 और 1 11 से बनता है, 1 और 1 2 से नहीं बनता। दोनों चीजें सत्य है, एक एक 1 और 1 2 भी सत्य है, और 1 और 1 11 भी सत्य है। धर्मवीर को ये अच्छी तरह पता है कि 1 और 1 11 बनते हैं जब राव का साथ मिलता है। उनको पता है अपने जो इस बार मेंबर पार्लियामेंट बने हैं वो कितने कांटे के मुकाबले में बने, उनको अच्छी तरह पता है। राव इंद्रजीत सिंह का जो स्पीच वहां पर हुआ था वो सीधा सीधा ये था कि भूपेंद्र हुड्डा चाहिए या राव इंद्रजीत सिंह चाहिए। तो आपने देखा होगा बाजी पलट गई थी जो पूरी की पूरी जो।
दान सिंह जी जैसा ताकतवर आदमी जो है वो उस समय चुनाव हार गया। जो जबकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई खिलाफ भी लहर नहीं थी और पक्ष में भी ऐसा माहौल नहीं था। बिल्कुल कांटे का मुकाबला था उसमें। धर्मवीर को जो ये समझा जा रहा था कि फंस गया है मुकाबला, उस मुकाबले में राव इंद्रजीत के कारण ही तो चुनाव की जीत मिली। तो राव इंद्रजीत सिंह और धर्मवीर को ये पता लग गया। रमेश कौशिक आउट हो गए, रमेश कौशिक भी पहले इसी टीम में थे। तो ये सीधा सीधा जो ये हो गया कि धर्मवीर को पता लग गया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उनको पता लग गया कि कुछ टिकटें भी ले रहेंगे और साथ ही विधायकों का जो बहुमत है, मैं बहुमत शब्द की जगह अभी ये कहूंगा, जो विधायकों का जो समर्थन है वो उनके साथ तभी तक रुका रहेगा जब हम दोनों एक रहेंगे। जिस दिन राव इंद्रजीत सिंह से धर्मवीर अलग होंगे तो एक दो विधायक उधर के अलग हो जाएंगे। और आप जो कह रहे हो कि जो मुकेश शर्मा का नाम लिया, लक्ष्मण का नाम लिया, लक्ष्मण यादव चाहेंगे कि राव इंद्रजीत सिंह से उनकी नमस्ते अच्छे से बनी रहे, लेकिन लक्ष्मण यादव पार्टी के सिपाही पहले रहेंगे, राव के सिपाही बाद में। ऐसे ही मुकेश शर्मा के बारे में मैं ये बात कह सकता हूँ। जी। अच्छा, एक चीज़ और देखी हमने कि राव इंद्रजीत सिंह जब इस मामले पर बोलने आए तो वो जो रामगढ़ भगवानपुर में धरना चल रहा है उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। और महेश जी, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के बारे में गलत बोला गया है और मुझे तो सावधान रहना पड़ेगा, इतनी जहरीली मानसिकता है तो गोली मार सकते हैं, एफआईआर होनी चाहिए, मानहानि का केस होना चाहिए। तो राव साहब, इतनी इस तरह की भाषा उनकी कभी हमें देखी नहीं हमने कि जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल की इस बार जब रिस्पांस दिया तो उन्होंने। राहुल जी, आपने अगर उस समय कुछ यूट्यूबर, हमारे जो साथी है, हम लोग भी यूट्यूब पर सक्रिय हैं, उन्होंने कुछ दो तीन बाइट चलाई थी जो आरती राव के बारे में बिल्कुल जो जी है नहीं चलानी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि अभिव्यक्ति की उनकी आजादी का मैं सम्मान करता हूं, वो चला रहे हैं, चलानी चाहिए, उनको चलानी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप में जब आरती राव पर व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही हो, उनकी शादी को लेकर के कि वो उस जाति से नहीं है, वो मतलब जो मैं यहाँ आपको बता भी नहीं सकता जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनको लेकर के एक पिता के नाते राव इंद्रजीत सिंह के भीतर दर्द था कि यार उनके विरोधी यहां तक गिर गए। वो यही कहना चाह रहे थे, इसी कारण जो उनका गुस्सा फूटा है और गुस्से में उन्होंने ये बात कही है। वरना कौन तो राव साहब को गोली मार रहा है? कोई गोली नहीं मार रहा, कौन जहर दे रहा है? लेकिन उनका जो कहने का अभिप्राय था, क्या विरोधियों में यहां तक जहर भर गया है, यहां तक नफरत भर गई है? तो उनका गुस्सा इस जगह वाजिब था। उन्होंने कहा कि मुझे कह लेते, मेरे प्रति कुछ भी कह लीजिए, आंदोलन चला लीजिए, लेकिन आप बेटी के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वह गलत है। और इस बात से किसी को भी सहमत होना चाहिए कि बेटी के बारे में आप उनके स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर टिप्पणी कीजिए ना, उनके कामकाज को गलत ठहराइए ना। आप उनके जो अस्पताल 200 बेड का बनने वाला है उसको लेकर के उनकी रणनीति को गलत ठहराइए, उस पर विचार, उस पर सवाल खड़ा कीजिए, कितने भी सवाल खड़ा कीजिए। आप वो किस घर में उसकी शादी हुई, किस घर में क्या हुआ, ये क्यों करते हैं? इस तरह की बातें शोभा देती है कि भारतीय संविधान सबको स्वतंत्रता पूर्वक मैरिज का अधिकार देता है, उसमें क्या, कहाँ, किसको क्या दिक्कत होनी चाहिए? जो तो राव इंद्रजीत सिंह का दर्द इस जगह था। लेकिन महेश जी, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ आपसे कि जब आरती राव के निजी जीवन को लेकर कमेंट किए गए और वो बाइटें चली हैं जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, हमने भी उन्हें देखा है। लेकिन कई बार नेताओं का जो निजी जीवन है उसमें क्या हो रहा है वो एक परसेप्शन बना देता है उनके बारे में, और वो उनकी राजनीति को भी बड़ा इफेक्ट करता है। जैसे अब मैं आपको अगर चंद्रमोहन बिश्नोई का उदाहरण दूं कि क्या कुछ उस परिवार में हुआ और फिर जिस तरह डाउनफॉल हुआ, तो मतलब इसलिए मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या इस परिवार में, रामपुरा हाउस में, इनके निजी जीवन से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं या नहीं इस इलाके के, कि ये लोग अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो निजी जीवन में निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं, लेकिन उस समय प्रभावित होते हैं जब घटनाक्रम ताजा हो, जी चुनाव नजदीक हो। उस समय ऐसे इश्यू उठ जाते हैं और उन इश्यूज को उठाते भी हैं, मीडिया हाउसेस भी उठाते हैं, मीडिया कर्मी भी उठाते हैं। आप ये आरती राव की शादी आज हुई है क्या? कितनी पुरानी बातें हैं, उनको आज उठाने का और भगवानपुर के अस्पताल के मैटर में उठाने का क्या तुक बनता है? राव इंद्रजीत की यही शिकायत थी जो, और उसी शिकायत के बारे में हम बता रहे हैं। बाकी जो मुझे पता है, जहां तक समर्थ को नहीं दोष घुसाई, ये जाति धर्म के अंदर जो शादियों की बातें चलती है, ये बहुत निचले स्तर पर चलती है। ऊपर के स्तर पर जिनको हम हाई सोसाइटी कह देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो वेल क्वालिफाइड लोग हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए हैं,
उनके लिए इस तरह के जो जाति और धर्म के दायरे कोई मायने नहीं रखते। वो अपने हिसाब से अपना जो है निजी जीवन जीते हैं। निजी जीवन उनको वो निजी ही रखना चाहते हैं। उस जीवन को सार्वजनिक कीचड़ उछालने का मंच नहीं बनने देना चाहते। राव इंद्रजीत सिंह ने यही प्रयास किया है। अच्छा, दो सवाल लूंगा अंत में, फिर इस चर्चा को खत्म करेंगे। एक तो ये जो धरना है अस्पताल को लेकर जो चल रहा है महेश जी, इसमें जिस प्रकार का विरोध राव इंद्रजीत सिंह का हो रहा है, और फिर उन्हें वो लिस्ट लेके बैठे कि देखिए जी 60% 40% वोट मिला राज बब्बर को, एक नए कैंडिडेट को, और मतलब उन्होंने गिना दिया कि इस गांव ने तो जो है मेरा समर्थन भी नहीं किया, सरपंच पति का नाम लिया। तो क्या मतलब ऐसा हो, राव साहब कुछ इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं क्या कि उनके खिलाफ कोई बगावत का सुर जो है वो बुलंद हो रहा है, मजबूत हो रहा है? आपने राव इंद्रजीत की जब पूरी बातें सुनेंगे तो जो कल उन्होंने बातें कही थी, तो जो शुरुआत में उन्होंने भगवानपुर का धन्यवाद किया है, भगवानपुर मेरा गांव है, मेरा सहयोग किया है शुरुआत में। और जब बात आगे बढ़ते बढ़ते वो राज बब्बर का नाम लेते हैं, वोटें गिनवाते हैं। राव इंद्रजीत सिंह को इस बात का मलाल है, भगवानपुर मेरा गांव था, मेरे गांव में, मेरे गांव से अभिप्राय आप कुछ भी लगा सकते हैं, उनके वोटर्स की बात कर सकते हैं, पुराने परंपरागत वोटरों की बात कर सकते हैं, राव वीरेंद्र के टाइम से भी बात कर सकते हैं। वो ये बताना चाह रहे थे कि राव इंद्रजीत के सामने राज बब्बर की स्वीकार्यता कैसे मिल गई। और उनको गुस्सा इस बात पर था, जो अनिल हैं सरपंच के प्रतिनिधि हैं, सरपंच शायद उनकी मां है, अनिल कुमार, उन्होंने जो ऑडियो वायरल किया है उनकी तरफ से ही हुआ होगा ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उनकी बातचीत आ रही है कि अनिल से उनकी बातचीत हुई थी। जो ऑडियो वायरल करने से उनको गुस्सा था, और ऑडियो वायरल करने के गुस्से में उन्होंने अपनी बात कही है। और मेरा जहां तक मानना है, राव इंद्रजीत सिंह को ना तो वोटें गिनवानी चाहिए थी, डेमोक्रेसी में वो राज बब्बर के साथ जाए, उनका अधिकार है। उनको राव इंद्रजीत सिंह रोकने वाले कौन होते हैं? राव इंद्रजीत सिंह को ये परिपक्वता का परिचय देना चाहिए था, वो वोट किसी की भी दे। लेकिन ये ठीक है कि उन्होंने, गुस्सा उनके अंदर इस बात का था कि जो उनकी जो ऑडियो थी वो वायरल की गई। और ऑडियो वायरल करना निश्चित रूप से कोई अच्छा शुभ संकेत नहीं है। दो लोगों के बीच की बात होती है, उस बात को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। भगवानपुर को सार्वजनिक रूप से बता देना चाहिए कि हमारे सामने, जो गांव वालों के सामने वादा किया था राव इंद्रजीत सिंह ने, वो वादा पूरा करो। उनको वादा याद दिलाना चाहिए। धरने पर बैठना ग्रामीणों का लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि धरना नहीं देना चाहिए, क्योंकि धरना देना तो लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ ये कहना कि सिर्फ भगवानपुर की ही जमीन सही है बाकी सही नहीं है, ये मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। जगह दूसरी भी सही हो सकती है, शहर के नजदीक कोई और जमीन मिल जाए वो भी सही हो सकती है, भगवानपुर भी सही हो सकती है। इस विषय में भगवानपुर को इंतजार करना चाहिए था कि उनके गांव का क्या बनने जा रहा है या नहीं बनना जा रहा है, सरकार ने इस बारे में क्या डिसीजन लिया है। अभी तक तो डिसीजन ही नहीं लिया है, कोई फाइनल ही नहीं हुआ है, भगवानपुर की फाइल ही रिजेक्ट नहीं हुई है। तो उनको ये लग रहा है कि धरना जल्दबाजी में दिया गया है, इस बात का राव साहब को गुस्सा है। मौका तो देते। उनको ये लगता है कि उनकी बेटी स्वास्थ्य मंत्री बनी है, उनको कुछ विरोधी साजिश रच करके राजशाही राजशाही की बातें करके उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, उनके अस्पताल के प्रोजेक्ट को अटकाने का प्रयास किया जा रहा है, इस बात का उनको गुस्सा है। अच्छा, अंतिम सवाल है, और महेश जी मुझे लगता है कि राव साहब एक परसेप्शन बैटल जो है उसको बहुत लंबे समय से फाइट करते आ रहे हैं, और शायद वो उसमें उनको जीत हासिल नहीं हो पा रही है। और वो ये है कि उनके बारे में जिस तरह की धारणा है कि मिलते नहीं हैं, किसी आम आदमी से मिलते नहीं है, उनके दरवाजे आम आदमी के लिए खुले नहीं हैं। उन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ गया कि मैं तो हर सोमवार मिलता हूं, कोई और मिलता है क्या बिना अपॉइंटमेंट के? तो ये परसेप्शन बैटल वो जीत क्यों नहीं पाते हैं, जबकि वो तो कह रहे हैं कि मैं हर सोमवार मिलता हूं? देखिए, राव इंद्रजीत सिंह सफाई देने में कभी यकीन नहीं रखते। ये अपवाद है जो उन्होंने कल लंबे चौड़े शब्दों में जो अपनी सफाई कहेंगे, इसको सफाई दी है। ये बात सही है कि राव इंद्रजीत सिंह ने साप्ताहिक दिन निश्चित किया हुआ है, और उनके समर्थक जानते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह कब मिलेंगे। रेवाड़ी आते हैं तो जैसे आरएसएस का अपना नेटवर्क है ना, इनका भी आरएसएस जैसा ही है, रामपुरा सेवक संघ बोलते थे पहले, इनका भी अपना नेटवर्क है। मैन टू मैन बात पहुंच जाती थी। कसौली पहुंच गई एक आदमी के पास, वो उसको बता देंगे। बखापुर पहुंच गए एक के पास, उसको बता देंगे। बगथला पहुंच गए एक के पास, उसको बता देंगे। बावल में पहुंचा दी दो चार साथियों के साथ, तो नेटवर्क को बात पहुंचा दी जाती थी कि राव साहब अब यहाँ रहेंगे।
और लोगों की सामूहिक समस्याएं तो हम देखते हैं, सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। इस बारे में ये कि मिलते नहीं है, ये धारणा गलत है। हाँ, दिल्ली के मामले में जो दिन निर्धारित नहीं है, उसके अलावा कोई जाएगा तो उनके अपॉइंटमेंट फिक्स होते हैं। अगर कोई अपॉइंटमेंट लेकर के जाएगा तो मिल लेंगे, अगर उनके अपॉइंटमेंट नहीं है उसकी तो वो नहीं मिलते हैं, ऐसा मेरी भी धारणा है। लेकिन सप्ताह का एक दिन अगर वो बाहर है सोमवार को तो अलग बात है, नहीं तो वो मिलते आ रहे हैं, वर्षों वर्षों से मिलते आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो विपक्ष में रहे तब भी मिले हैं जो। चलिए, ठीक है महेश जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो महेश वैद हमारे साथ जुड़े थे और उनसे चर्चा की इसी पूरे मुद्दे पर, और हरियाणा तक पर लगातार आपने इस मामले की रिपोर्टिंग भी देखी है कि आखिर कैसे डिनर होता है, उसके बाद डिनर की खबरें मीडिया में ब्रेक होती है, उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह आते हैं, इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हैं। तो क्या कुछ इसके पीछे का नैरेटिव था, इसके नुआंसेस क्या हैं, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, वो सब हमने समझने की कोशिश की है। और सियासी दंगल के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। आपको बातचीत कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।